दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसकी दो अलग अलग एंडिंग्स हैं, जिसमें से एक थिएटर में रिलीज हुई थी और दूसरी नेटफ्लिक्स पर। आज आपको एक टिकट में दो मूवी का एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है और ये मूवी पूरी तरह उसी के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट मूवी में आपने देखा कि जोई और बैन दोनों ही बच गए थे। उसके बाद हमें 2003 का समय दिखाया जाता है। ये है सोनिया, जो कि अपनी बेटी क्लेयर के साथ घर आई थी। सोनिया अपने पति हेनरी से कहती है कि मैं अब तुम्हारे लिए और एस्केप रूम नहीं बना सकती। वो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन हेनरी सोनिया को कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ, एक बार काम खत्म कर लूँ, उसके बाद ठंडे दिमाग से बात करते हैं। तब तक तुम नहा क्यों नहीं लेती। ये है क्लेयर, जो कि अपना कुछ सामान देख रही थी। उसमें एक अम्ब्रेला, टोकन, कॉइन्स और लॉलीपॉप शामिल थी। दूसरी तरफ सोनिया स्टीम रूम में फंस गई थी और उसे समझ में आ गया था कि ये उसके पति हेनरी का किया धरा है, इसलिए वो वहाँ क्लू ढूंढती है और उसे एक मैग्नेट मिलती है जो कि पत्थरों के बीच में पड़ी थी। वो इस मैग्नेट के जरिए बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाने की वजह से सोनिया की मौके पर ही मौत हो जाती है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब हेनरी फिर से जोई के लिए एक ऐसा ही गेम बना रहा था जो प्लेन के अंदर होगा और इस गेम में बचने का चांस सिर्फ 100 में से 4% होगा। वो जोई को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि जोई उसे और मिनोज को एक्सपोज करना चाहती थी। फिर वहाँ से हेनरी एक कमरे में आता है, वहाँ क्लेयर भी थी। अब क्लेयर ही अपने पिता को अलग अलग तरह की गेम बना कर देती थी। फिर वो हेनरी को कहती है कि मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकती। तभी हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसने एक पेन ड्राइव अपने पास छुपा रखी थी और इस बात का हेनरी को नहीं पता था। फिर क्लेयर हेनरी को जोई को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जोई और बेन साथ में मिनोज के हेडक्वार्टर का पता लगाने जा रहे थे, जिसका पता जोई ने सबको मिले इनविटेशन में मौजूद क्लू से पिछले पार्ट के आखिर में ढूंढ निकाला था। वो बेन को कहती है कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन बेन कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जब ये लोग प्लेन पर बैठने के लिए जाने लगते हैं, तभी जोई को अपनी माँ की मौत याद आती है, जो कि प्लेन क्रैश में ही हुई थी। और फिर जोई प्लेन में नहीं बैठती। उसके बाद जोई और बेन बाय रोड जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे एक होटल में रुकते हैं। रात को वो रूम भी अचानक से उसी गेम में बदल जाता है और धीरे धीरे बंद होने लगता है, लेकिन ये बेन का सपना था। फिर जोई उसे होश में लाती है। अगले दिन दोनों ही साथ में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां के कोऑर्डिनेटर्स जोई को मिले थे। ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी। फिर बेन जोई को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहां पर एक आदमी आकर उससे कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी को पैसे देने ही वाली थी कि वो आदमी जोई के गले में से एक चेन लेकर भाग जाता है और उसमें एक घड़ी लगी हुई थी, जो कि जोई की माँ की आखिरी निशानी थी। फिर जोई और बेन उसके पीछे भागते हैं। वो आदमी मेट्रो स्टेशन पहुंचकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, वो आदमी वहां से बाहर निकल जाता है और ये दोनों ट्रेन में ही फंस जाते हैं। जोई और बेन सोचते हैं कि हम अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे। इस डिब्बे में इन दोनों के अलावा 4 और लोग थे। तभी जोई देखती है कि ये वाला डिब्बा बाकी डिब्बों से अलग हो चुका है और ये देख बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस डिब्बे में ये मौजूद थे वो रुका नहीं था बल्कि चलता ही जा रहा था। ये देखकर जोई समझ जाती है कि वो एक बार फिर से मिनोज की इस गेम में फंस गई है। फिर जब वे सभी आपस में बात करते हैं तो पता चलता है कि ये सभी भी जोई और बेन की तरह इस गेम को खेलकर जिंदा बच गए थे, मतलब कि ये चैंपियंस का टूर्नामेंट था। खैर, अब गेम शुरू हो चुका था। अब अगले ही पल इस ट्रेन का डिब्बा आगे जाके रुक जाता है, जिससे सभी को जोर का झटका लगता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि पूरे डिब्बे में बिजली दौड़ रही है, यानी कि कोई भी अगर किसी मेटल को छुएगा तो उसे जोर का झटका लगेगा। फिर इनको यहाँ से निकलने का एक रास्ता दिखता है जो कि लॉक्ड था। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी अनजान बैग दिखे तो अथॉरिटी को संपर्क करें। यही इनका क्लू था और इस अनाउंसमेंट को सुनकर इन लोगों को एक बैग दिखता है जिसमें इन्हें एक हैंडल मिलता है। अब करंट की वजह से उसे ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता था। फिर थियो अपनी बेल्ट को उस पर लपेटकर उसे दरवाजे में लगाता है। फिर उन्हें एक टोकन मशीन दिखती है जिसमें 9 नंबर लिखा हुआ था और अब इन लोगों को टोकन ढूंढने थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बिजली बढ़ती जा रही थी। जोई देखती है कि वहां पर जो एड चल रही थी उसकी टैगलाइन में से कुछ अल्फाबेट मिसिंग थे। दरअसल इन्हें मिसिंग अल्फाबेट वाले हैंडल को खींचकर टोकन को बाहर निकालना था।
ये हैंडल ग्रीन और रेड कलर के थे और इनमें A to Z सभी वर्ड्स थे। फिर ये पजल सॉल्व करने के बाद सभी टोकन हासिल कर लेते हैं और फिर उसको मशीन में डालने लग जाते हैं और ये सब उन्हें जल्दी जल्दी करना था। ऐसा करते हुए उनको कई बार करंट भी लगता है और करंट की वजह से बेचारा थियो मारा जाता है। बाकी लोग टोकन्स लगाते हैं। जब वे सभी टोकन्स डालते हैं तो वो रास्ता खुल जाता है और ये लोग निकल जाते हैं। फिर जोई एक वेलकम बैक का मैसेज देखती है, यानी कि ये सब उसी को फंसाने के लिए किया गया था। फिलहाल पहली स्टेज पार हो गई थी। फिर सभी एक दूसरे के साथ अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ जोई और बेन के साथ नेथन, रेचल और ब्रियाना भी थी। अगले एस्केप रूम में इन्हें एक बैंक जैसी लोकेशन मिलती है जहाँ बहुत सारे लॉकर्स और एक बड़ी सी तिजोरी भी थी और उसका दरवाजा खुला हुआ था। इस तिजोरी तक पहुँचने के लिए इन्हें चेस की गेम जैसे टाइल से होकर गुजरना था। अगर इनका पैर गलत टाइल पर पड़ा तो वहाँ लेजर एक्टिवेट हो जाएगी जो इनकी बॉडी के टुकड़े कर देगी। तभी नेथन को एक लॉलीपॉप के अंदर एक चाबी दिखती है जो कि वहाँ मौजूद लॉकर की थी, लेकिन लॉकर्स कई सारे थे। फिर उन्हें वहाँ पर जो भी कीज मिलती हैं वे सभी उन लॉकर्स में लगा लगा कर देखते हैं। फिर जोई ध्यान देती है कि यहाँ सभी लॉकर्स के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और एक के ऊपर सोनिया लिखा हुआ है। फिर वो सोनिया वाले लॉकर के ऊपर चाबी लगा कर देखती है और वो खुल जाता है। फिर वो ये बात जोई और रेचल को भी बताती है। फिर सोनिया नाम के 2 लॉकर्स खोलने पर उन्हें एक में से नोकीले डायमंड और एक में गले हुए नोट मिलते हैं। ये सब करने में उनके 5 मिनट खत्म हो चुके थे और अब सिर्फ 5 मिनट ही और बचे थे। अगर ये भी खत्म हुए तो वहाँ की सभी लेजर्स ऑन हो जाएगी। तभी नेथन एक ATM को नोटिस करता है और अब उन्हें उसका पिन जानना था। जोई जब एक डायमंड को छूती है तो उसके हाथ में कट लग जाता है। फिर जब वो उन कोरे नोटों पर अपना खून लगाती है तो उन्हें वहाँ 4 नंबर दिखते हैं जिन्हें ATM में डालते ही उन्हें और क्लू मिलता है। तभी वहाँ पर लगी 3 घड़ियां अलग अलग समय पर रुक जाती हैं जो कि अलग अलग देश के टाइम को बता रही थी। अब इन घड़ियों के टाइम के अनुसार ही इन लोगों को उस चेस वाली टाइल के ऊपर से आगे बढ़ना था। अब घंटे वाला नंबर इन्हें डायरेक्शन बताता था और मिनट वाला नंबर ये बताता था कि कितने कदम आगे बढ़ना है। जैसे 12:09 का मतलब था सीधे सीधे 9 कदम चलना और ये शुरुआत उन्हें क्लू के हिसाब से 3rd टाइल से करनी थी। नेथन ऐसा ही करता है और जैसे जैसे वो टाइल क्रॉस करता है सभी टाइल्स पर बाकियों के लिए निशानी छोड़ देता है, लेकिन तीनों घड़ियों के टाइम के अनुसार चलने पर भी आगे रास्ता बाकी था। फिर नाथन अंदाजा लगाकर आगे बढ़ता है जिसमें वो कुछ कदम तो सही चलता है, लेकिन फिर उसकी एक गलती के कारण लेजर ऑन हो जाती है जिससे बचते हुए नेथन बेहोश हो जाता है, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो लेजर से बच गया था। फिर रेचल और ब्रियाना उसे टाइल से हटाती हैं, तभी लेजर बंद हो जाती है। अब उनके पास बचा था 1 मिनट। तभी जोई एक लॉकर के हैंडल को घुमाकर बाहर खींचने के लिए बोलती है। तभी उन्हें एक मैप मिलता है जिसमें चेस टाइल के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता बताया गया था। फिर ये सभी लोग उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं और तिजोरी का दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बेन नेथन को भी उठा लाया था। वहां से निकलने के बाद जब नेथन को होश आता है तो बेन उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सभी मरने वाले थे। फिर जोई उसे समझाती है कि ये तो सिर्फ हमारी मदद करना चाहता था। फिर ये सभी आगे बढ़ते हैं और एक अजीब से बीच पर पहुंच जाते हैं जो कि असली नहीं बल्कि होलोग्राम था और ये था इनका तीसरा एस्केप रूम जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत थी। यहाँ 2 माँ बेटी का मैनिक्विन था और साथ ही वहाँ एक लाइट हाउस भी मौजूद था। तभी ब्रियाना को वहाँ एक पोलराइड कैमरा मिलता है। जब वो उसमें फोटो क्लिक करती है तो उन्हें अपना पहला क्लू मिलता है। फिर उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर एंकर का निशान बना हुआ था। अब इन लोगों को वो एंकर ढूंढना था। ये सारी सेटिंग देखकर जोई कहती है कि ये पक्का किसी न किसी की जिंदगी से रिलेटेड है। तभी हम देखते हैं कि वो कैमरा और वो फोटो रेत में समा जाती हैं क्योंकि ये पूरी जगह एक दलदल की तरह थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी इन्हें यहाँ एक मेटल डिटेक्टर मिलता है और उसकी हेल्प से बेन एंकर को ढूंढ लेता है। तभी रेचल रेत में धंसने लगती है और उसे बचाने के लिए नेथन अपनी कमर में रस्सी बांधकर खुद रेत के अंदर जाता है। फिर सभी उसकी रस्सी को पकड़कर खींचते हैं। तभी नेथन रेचल को तो बाहर निकाल लेता है लेकिन रस्सी टूटने की वजह से खुद मारा जाता है। इस बीच उस एंकर को दरवाजे पर लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर एक फ्रिज था जो कि लॉक था। अब इन लोगों को उसे खोलने के लिए उसे ऑन करना होगा क्योंकि शायद यही बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। इन सभी को फ्रिज की केबल तो मिल जाती है लेकिन उसका कोड नहीं मिलता। तभी जोई बाहर बने लाइट हाउस का एक मॉडल यहाँ देखती है और उस पर बने बटन को दबाते ही बाहर से लाइट हाउस पर सीढ़ियां आ जाती है।
फिर जोई जब उस लाइट हाउस के ऊपर जाती है तो वहाँ उसे लिखा हुआ मिलता है आई कांट सी यू। अब इस क्लू का क्या मतलब था ये जोई को तो समझ में नहीं आता, लेकिन बेन इसका मतलब समझ जाता है। फिर वो वहाँ पर बनी मैन्युकिन में से एक की आंखें निकाल लेता है, जिससे उसे फ्रिज का कोड मिल जाता है। उसी की हेल्प से वो तुरंत फ्रिज को ऑन कर देता है और फ्रिज खुल जाता है। हालांकि उसी वक्त लाइट हाउस के ऊपर जोई को भी रास्ता मिल गया था। ब्रियाना को लगता है कि उन्हें फ्रिज के अंदर जाना चाहिए, लेकिन रेचल और बेन जोई की बात मानकर उसके पीछे जाते हैं। ये पूरी जगह काफी तेजी से रेत में धंसती जा रही थी। तभी बचने के लिए ब्रियाना फ्रिज के अंदर चली जाती है। तभी बेन ऊपर चढ़ते समय नीचे गिर जाता है और रेत के अंदर धंस जाता है। रेचल और जोई वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन जोई बेन की मौत पर काफी परेशान थी। तभी रेचल जोई को बताती है कि मुझे एक अजीब तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रेचल को दर्द का एहसास ही नहीं होता। फिर वे दोनों वहां से बाहर निकलती है। इन्हें लगता है कि अब ये एस्केप रूम से बाहर निकल आई है, पर यह भी इनका भ्रम था। अब जल्दी ही ये समझ जाती है कि ये उनका अगला एस्केप रूम है। वहां पर ब्रियाना भी मौजूद थी। जिस जगह से जोई और रेचल निकले थे, ब्रियाना उस जगह को बंद होने से रोकने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ब्रियाना उन्हें बताती है कि यहाँ पर हर 1 मिनट के बाद एसिड रेन होती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक शटर दिखता है जिस पर ताला लगा हुआ था, मतलब कि फिर से इन्हें चाबी को ढूंढना था, जो कि इन्हें मिल जाती है और इस ताले को खोलते ही शटर खुल जाता है। अब इन लोगों को यहाँ पर खड़े होने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई थी एसिड रेन से बचने के लिए। तभी एसिड रेन होना शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब एसिड रेन बंद होती है तो जोई को वहाँ पर मौजूद फोन बूथ से फोन के बजने की आवाज आती है, लेकिन वो भी चेन से लॉक था। ये लोग देखते हैं कि एसिड रेन से सभी चीजें पिघल रही है, लेकिन प्लास्टिक नहीं पिघलता। इसलिए जोई और रेचल एक प्लास्टिक बोतल में एसिड इकट्ठा करती हैं ताकि उस चेन को पिघला सके। फिर उसके खुलते ही ये लोग फोन उठाते हैं, लेकिन फोन में कोई नहीं बोल रहा था। यह सिर्फ टाइम वेस्ट था। फिर जोई को समझ आता है कि जरूर वो कुछ गलती कर रही है, इसलिए वो बाहर निकलकर क्लू ढूंढने लगती है। उसी वक्त फिर से एसिड रेन शुरू हो जाती है। फिर रेचल जोई को एक अम्ब्रेला देती है, जो कि ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जोई देखती है कि एक जगह पर रिंग 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 लिखा हुआ है। फिर वो रेचल और ब्रियाना को तीसरी रिंग के बाद फोन उठाने को कहती है, जिसके उठाते ही वहाँ पर मौजूद कार का दरवाजा खुल जाता है। उसे देख ब्रियाना और रेचल बाहर आती हैं और जोई कार के अंदर चली जाती है। अब फोन बूथ और कार का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। तभी वहाँ फिर से एसिड रेन होती है, जिसमें रेचल और ब्रियाना मारी जाती हैं। फिर जोई की बैक सीट अचानक से खुलती है और वो एक अलग ही एस्केप रूम में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात क्लेयर से होती है। असल में हेनरी ने जिस रूम को जोई के लिए बनाया था, वो उस रूम में नहीं बल्कि दूसरे रूम में पहुंच गई थी। मतलब कि किसी ने एस्केप रूम की मैपिंग में छेड़छाड़ की थी। हमने जिस आदमी को पेन ड्राइव चुराते हुए देखा था, वो असल में पेन ड्राइव बदलने आया था और ये सब क्लेयर का ही प्लान था, ताकि जोई उस तक पहुंचकर रूम से बाहर निकल सके। क्योंकि जिस रूम में क्लेयर को हेनरी ने बंद कर दिया था, उससे 2 लोग मिलकर ही बाहर निकल सकते थे। फिर हेनरी अपने आदमियों को भेजता है। अब हमें पता चलता है कि बेन भी जिंदा था, जिसे एक अलग रूम में क्लेयर के कहने पर रखा गया था। और तभी बेन को हेनरी के आदमी वहां से ले जाकर उस टीम वाले रूम के अंदर डाल देते हैं, जिसमें सोनिया की मौत हुई थी। क्लेयर जोई को कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मिनोज का सच सामने लाना चाहती हूँ, और फिर जोई उसका साथ देती है। दोनों मिलकर पजल को हल करके वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर क्लेयर का वही वफादार आदमी होता है जिसने रूम की मैपिंग में बदलाव किया था, लेकिन हेनरी ने उसे गोली मार दी थी। तभी हेनरी इन दोनों पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी हेनरी पर गोली चला देता है। फिर जोई और क्लेयर हेनरी को उसी रूम में बंद करके वहां से बाहर आ जाती है। हेनरी अब भी बच गया था। फिर क्लेयर हेनरी के रूम में जाती है। वहां पर वो मास्टर सिस्टम को ओवरराइड करके सारा कंट्रोल अपने पास ले लेती है। अब उसने हेनरी और उसके आदमियों को वहां पर कैद कर दिया था और बेन की लोकेशन पुलिस के पास भेज दी थी। फिर पुलिस उसे बचा लेती है। फिर जोई बेन से मिलने के लिए जाती है। फिर वो आदमी पकड़ा जाता है जिसने जोई की घड़ी चुराई थी। फिर क्लेयर अपने पापा हेनरी से मिलने आती है। दरअसल क्लेयर को बचपन में चीजें चुराने का शौक था, इसलिए उसकी माँ सोनिया चाहती थी कि क्लेयर किसी तरह सुधर जाए, और क्लेयर को लगता था कि उसकी माँ उसे घर से दूर भेजना चाहती है। और फिर उसने स्टीम रूम में फंसाकर अपनी माँ सोनिया की ही जान ले ली थी। उसकी जान हेनरी ने नहीं ली थी। हेनरी क्लेयर के नेचर को जानता था, इसलिए उसने क्लेयर को एक कमरे में कैद कर रखा था। हालांकि हेनरी के लिए ये सारे गेम क्लेयर ही डिजाइन करती थी। फिर वो अपने पापा को कहती है कि अब लोगों को पता चलेगा कि असली गेम क्या होती है, और इतना कहकर वो हेनरी को बंद करके चली जाती है। यानी असली विलन क्लेयर थी, जो कि आजाद हो चुकी थी। अब ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था इस मूवी के 2 वर्जन हैं। दूसरे वर्जन की शुरुआत में हम जोई को एक डॉक्टर से एस्केप रूम और मिनोज के बारे में बातें करते हुए देखते हैं, जो कि जोई की बात का विश्वास नहीं कर पाती, और फिर वो डॉक्टर जोई से उसके प्लेन
प्लेन के डर के बारे में पूछती है। जब से जोई की माँ प्लेन में मरी थी, ये डर उसे तब से था। जोई कहती है कि मैं प्लेन में तभी बैठूंगी जब मिनोज की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी और मुझे विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ सेफ है। और उसके बाद हम जोई और बैन को साथ में प्लेन में ना जाकर रोड के रास्ते जाते हुए देखते हैं और फिर उसके बाद की कहानी आप लोगों ने देख ही ली। लेकिन एसिड रेन वाले एस्केप रूम के बाद जोई एक अलग ही रूम में जाती है जहां उसकी मुलाकात अमेंडा से होती है, जिसे पहले पार्ट में नीचे गिरा दिया गया था। वो मरी नहीं थी। इस वर्जन में हेनरी, क्लेयर और सोनिया को दिखाया ही नहीं गया है। अमेंडा जोई को बताती है कि सोनिया उसकी बेटी का नाम है और ये सारा गेम मैंने ही डिजाइन किया है। अगर मैं इसे डिजाइन नहीं करती तो वो लोग मुझे मार देते। जो गेम को डिजाइन करता है उसे पजल मेकर कहते हैं और अगर तुम किसी अपने को बचाना चाहती हो तो तुम्हें भी ये गेम डिजाइन करना होगा। यहाँ पर बैन उन लोगों के सामने आता है जो कि अलग चैम्बर में था, लेकिन जोई पजल मेकर बनने के लिए इनकार कर देती है। फिर बैन के चैम्बर में पानी भरने लग जाता है और उसे देखकर जोई और अमेंडा गैस पाइप को निकालकर उसमें आग लगा देती है और उस आग की गर्मी से चैम्बर का मेटल पिघलने लगता है और सारा पानी बैन सहित बाहर आ जाता है। फिर ये नोटिस करते हैं ये पानी किस रास्ते बाहर निकल रहा है। ये सभी भी उसी रास्ते बाहर आ जाते हैं। फिर जोई पुलिस को ट्रेन वाली स्टेज की रिकॉर्डिंग दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड की थी। पुलिस के सामने मिनोज की सच्चाई आ जाती है और रही बात अमेंडा की बेटी की, तो उसकी पुलिस अभी भी तलाश कर रही थी। ये सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया था। फिर वादे के मुताबिक जोई बैन के साथ प्लेन में वापस घर जाने का फैसला करती है। फिर जोई प्लेन के अंदर उसी डॉक्टर को देखती है जिससे उसने कंसल्ट किया था। फिर उसे एहसास हो जाता है कि इस वक्त भी वो एक एस्केप रूम में है। वहाँ जो पुलिस थी वो सब भी नकली थी। तभी जोई को वहाँ पर अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि शायद अब हमने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तभी प्लेन क्रैश हो जाता है और यहीं पर सस्पेंस के साथ इस वर्जन की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको दोनों में से कौन से वर्जन की एंडिंग पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताना। और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।